देखिए, जिस तरह से ईरान टिका हुआ है, ईरान, मैंने बताया कल भी वार्निंग आई है कि अभी भी वक्त है। इन्होंने कहा है अगर अभी भी हाथ रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं होता है, सिविलियंस पे अटैक नहीं होता है, तो जैसा कि सर बता रहे थे सहवाग सर कि उम्मीद है रुकने की। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो बिल्कुल ईरान टिका हुआ है और ईरान जो है सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जैसा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, इतनी प्यारी आवाज शाहिद की आती है। कल जो धड़ाधड़ इस कोई तो कतर और बहरीन पे गिरे हैं, उसको तो रोक नहीं पा रही है टेक्नोलॉजी। कहिए थोड़ा सा जल्दी उसको ले आए, नहीं तो बर्बाद होने के बाद आएगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने इशारा किया बहुत सही है, इसराइल है इसका जो असल जो फैक्टर है, वो इसराइल है। इसराइल नहीं चाहता है ये लड़ाई रुके, जिसकी वजह से कई बार अमेरिका ने हाथ खींचा, फिर वो खींच लाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो बहुत पावरफुल है, उसको समझना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल फुल सपोर्ट मिलता है वहां पे इलेक्शन में। चलिए बातचीत, आप हमेशा बात ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन कैसे बातचीत होगी? ईरान की संसद में बिल लाया गया कि एमओयू रद्द किया जाए, कोई बातचीत ना हो, और एक अपकमिंग बिल है जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज का मैनेजमेंट कैसे हो। तो इंटरनली तो कुछ और ही चल रहा है, बाहर चाहे आप दिखाएं कि बातचीत चाह रहे हैं। जी, जब देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रेशर है, जैसा कि आपने भी बताया था पहले, प्रेशर है यहाँ पे भी सबका माइंड एक नहीं होता है, सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये एमओयू जो साइन हुआ है ये हवे में है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो इसके फर्स्ट और फिफ्थ और 14 पॉइंट का उल्लंघन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको खत्म किया जाए। इस पे प्रेशर है और इसीलिए संसद में यहाँ पे वो पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये सामने हो जाएगा कि देखिए इनमें आपस में भी कोई मतभेद नहीं है। और अगर आपको मतभेद देखना है, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि ईरान में कहीं गुट है और फलाए, अभी तो सामने नहीं आया, इतने महीनों के जब से सफर कर रहा है। लेकिन देखिए खुल के सामने आया, कल जेडी वेंस का पूरा स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाया, यानी टीवी पे नहीं बताया गया, जिसमें उन्होंने खास ये कहा है कि इसराइल फुल एंड फाइनल फंडिंग कर रहा है कि ये एमओयू खत्म हो और अटैक शुरू हो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें कूद पड़ूंगा। तो इससे जो है ये समझ रहे हैं ईरान में प्रेशर है कि देखो जब भी हम नुकसान हुआ है हमको बातचीत से हुआ है, लिहाजा इसको खत्म करा जाए, ये एमओयू खत्म किया जाए, डील खत्म किया जाए, एक बार फुल एंड फाइनल जंग हो जाए, देख लिया जाए। जब पब्लिक तैयार है, आज जो है 140वां दिन है, रोज रात में यहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो क्योंकि एज ए रिपोर्टर जाते हैं, देखते हैं, बहुत सी चीजें समझते हैं, एनालाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो बाकायदा यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि पहले तो ये जो कातिल है इनका बदला लिया जाए, जैसा कि इससे पहले चला था। दूसरी चीज, ये बातें खत्म की जाए, डील वील नहीं होगी, हम कहीं जाके लड़ नहीं रहे, लिहाजा हमारे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करे। अगर ईरान की तरफ से कहीं हमला होता है, हाँ ठीक है, हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ईरान किसी पे अटैक नहीं कर रहा और ईरान पे अटैक हुए जा रहा है, तो ईरान को तो ये जा रहा है ना कि अटैक की शुरुआत तो ईरान ने की थी। ठीक है कार्तिक जी, इराक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इराक के पीएम गए थे व्हाइट हाउस, उन्होंने विजिट किया यूएस का। इराक क्या बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है दोनों देशों के बीच में? चाहता क्या है, किस साइड पे है इराक? नहीं, इराक भी बेसिकली तो फंसा हुआ है ना, और वो भी एक भुक्तभोगी है ईरान के जो रेडिकलिज्म, और जो भी उनके भी जो प्रीवियसली जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो उनके जो उनका ही वॉज बीइंग शॉट एंड ही वॉज इन इराक। तो ये जो भी उनके जो प्रॉक्सीज है वो सारे, तो ये ऐसा तो नहीं है कि खाली ईरान में है, दे आर यूजिंग लेबनान, दे आर यूजिंग इराक। तो ये 47 ईयर्स में देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 47 ईयर्स ये जो लोग समझ रहे कि भाई वॉर ये 28 फरवरी को शुरू हुआ, वो 28 फरवरी को नहीं हुआ। ये 47 ईयर्स से ये जो रिजीम है वो यही काम कर रही है। जब दूसरी सारी कंट्रीज टनल्स बिल्ड करती है तो वो अपने रेलवे नेटवर्क के लिए करती है, वो प्रोस्पेरिटी के लिए करती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स छुपाने के लिए नहीं करती। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज और ईरान। एक माइंडसेट का डिफरेंस है, और यही माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत लेबनान और इराक दोनों फेस कर। ठीक है अमिताभ जी, किसका फायदा हो रहा है इस युद्ध से? क्या रशिया और चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो फिर वैसी सिचुएशन में आ जाएगा जैसे $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट। तो क्या आने वाले दिनों में ये ऑयल का रेट भी और बढ़ सकता है? कौन फायदा उठा रहा है इस युद्ध से? किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा देखा जाए तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट का है। वो तेल का दाम बढ़ता है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं, तेल की सप्लाई बढ़ती है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं। रूस का फायदा हो रहा है क्योंकि अब तक उसके तेल का बाजार बनता, वो बेच नहीं पाता था, भारत जैसे देश खरीद नहीं पाते थे, उनका फायदा हो रहा है।
इस समय सबसे सेफ चाइना खेल रहा है। देखिए, चाइना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व था। उसने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई थी, लेकिन जब युद्ध आया तो वो बीच में आना ही नहीं चाहता है, ना सुलह कराना चाहता है, ना लड़ाई बढ़ाना चाहता है, ना ये ईरान को कहता है भैया बंद कर दो, मेरी भी तेल बंद हो रही है। चाइना इस समय एक बखूबी जानता है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और उसके बैकयार्ड में एक नया युद्ध हो सकता है आगे चल के ताइवान पर हो, इसलिए वो सेफ खेल रहा है। चाइना के पास इस समय तेल का रिक्वायरमेंट है और उसने अपने स्ट्रैटेजिक जितने भी रिजर्व्स थे उनको रिप्लेनिश कर लिया, फिर से भर लिया है। और इस बीच जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का 17 के बाद जो भी समय मिला उनको, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चीन के साथ जितने उनके तेल के व्यापार थे उन सारों का पैसा चीन ने ईरान को दे दिया है। तो ईरान अब उस पोजीशन में आ गया है कि लड़ पाए।